हाँ, तो लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन देखे थे और उसका मीनिंग समझे थे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन होता है और नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दिया था हमने इसका। और बेसिकली ये कौन परफॉर्म करते हैं? हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स, वो हाइड्रोजन्स जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साइड वाले कार्बन में लगे होंगे, उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हमारे ये क्या बनने वाले हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। इसके कुछ अपन एप्लीकेशंस देख रहे थे लास्ट क्लास में। पहला एप्लीकेशन था कि हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बात किए थे ना, कि मिथिल ग्रुप जो था, बेंजीन के ऊपर वाला मिथिल ग्रुप डिसाइड कर रहा था कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर जा करके लगेगा। उन्होंने उन जगहों को नेगेटिवली चार्ज कर दिया था। हमने इसका डायग्राम भी बनाया था, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे इसके। सेकेंड पॉइंट देखे थे कि एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए कि कौन से एल्कीन ज्यादा स्टेबल होंगे। हमने 5-6 एल्कीन के स्ट्रक्चर बनाए थे और उनमें देखा था कि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें बन रहे हैं वो हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिखते हैं, थर्ड लिखेगा। कुछ लिखे थे क्या हेडिंग? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। देखो हाइफन डाल के, द रिलेटिव स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब हम कंपेयर करेंगे कि आपके पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल, the relative stability of carbocation and free radicals follows the sequence 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. Full stop. This order can be explained on the basis of this order can be explained on the basis of this order can be explained on the basis of hyperconjugation. 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 ठीक है, नीचे लाइन में लिखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ब्रैकेट में उसका एक नाम और लिखना, टर्ट ब्यूटिल। उसका एक और नाम है टर्ट ब्यूटिल, has 9 alpha hydrogens, has 9 alpha hydrogens, hence 9 hyperconjugative structures, has 9 alpha hydrogens, and hence 9 hyperconjugative structures can be drawn. देखो, एक तो सिस्टम हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर डबल बॉन्डेड है कार्बन तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एक यहां पर भी होगा, ध्यान देना कैसे। ये हमारा कार्बोकैटायन है जिसमें कार्बन पे प्लस साइन लगे हैं, ये हमारे 3 हो गए अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और इनमें लगे हुए हाइड्रोजन, तो 3 3 6 3 9। तो एक बार ये बनाएगा, ऐसे ही फिर ये दोनों बनाएंगे, फिर ये 3 बनाएंगे, फिर ये 3 बनाएंगे, तो टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं हमारे 2 डिग्री कार्बोकैटायन की, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब क्या होगा? अच्छा, इसको 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो 3 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से अटैच है
वो 2 और कार्बन से अटैच होगा लाइक दिस। यहां 6 ही बन पाएंगे। इथिल CH2 CH3, इसके पास सिर्फ यही 3 है, तो यहां 9, यहां 6, यहां 3। तो अकॉर्डिंगली उतने स्ट्रक्चर्स और अकॉर्डिंगली उनकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो क्या लिखे, hence 9 hyperconjugative structures can be drawn। एक तो ये स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लेना एक, फिर बस ऐसा करके लिख देना कि ऐसे 8 और बनेंगे, है ना। इसके बाद क्या बनेगा, ये वाला कार्बन के साथ H अटैच रहेगा, दूसरा ये रहेगा, H पॉजिटिव यही रहेगा, और यहां डबल बॉन्ड होने के कारण ये H पॉजिटिव को जाने नहीं देगा वो। यही तो तरीका है ना रोकने का। ठीक है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गई, ये आपका CH3 है, ये वाला भी आपका CH3 है। ठीक है, अब ऐसे 8 और स्ट्रक्चर बन जाएंगे यूजिंग दिस दिस, फिर इसके 3, इसके 3। ठीक है, नेक्स्ट नीचे लाइन लिखो, फॉर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फॉर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके ब्रैकेट में उसका भी नाम लिखना, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, इसको अपन टर्ट ब्यूटिल बोल रहे हैं। ठीक है, देखो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल वर्ड आया, और टर्शरी कार्बन है उसमें जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, टर्ट ब्यूटिल। हाँ, और इसको बोल रहे हैं अपन आइसोप्रोपिल। 2 डिग्री वाले को क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपिल। ये कुछ ऐसा है ना, आइसोप्रोपिल हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन, हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन, हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन। So 6 hyperconjugation structures can be drawn. So 6 hyperconjugation structure can be drawn. Similarly, ethyl carbocation, ethyl सिंबल बनाओ ना आप लोग, ये आइसोप्रोपिल वाले का, इसको बना लेना ना। और ऐसे ही सिमिलरली इथिल कार्बोकैटायन will have 3 hyperconjugation structure, will have 3 hyperconjugation structures, will have 3 hyperconjugation structures. Has 3 hyperconjugation structures. What about मिथिल, इसके पास तो है ही नहीं और कोई कार्बन, तो इसके 0 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं ना। एंड लास्ट फॉर मिथिल कार्बोकैटायन, फॉर मिथिल कार्बोकैटायन सबके सिंबल बनाएंगे, ये टर्ट ब्यूटिल है, ये आइसोप्रोपिल है, ये इथिल कार्बोकैटायन, ये मिथिल कार्बोकैटायन। एंड फॉर मिथिल कार्बोकैटायन no hyperconjugation structure can be written. No hyperconjugation structure can be written. No hyperconjugation structure can be written. Therefore order of stability, therefore order of stability, therefore order of stability, order of stability, ये लिखना ऑर्डर, सबसे पहले टर्ट आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा आइसो वाला, फिर आ जाएगा इथिल, एंड एट लास्ट मिथिल। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथिल। है ना, सेम ऑर्डर अपन को फॉलो करना है किसके लिए, फ्री रेडिकल के लिए, सेम कंसेप्ट फॉर फ्री रेडिकल्स। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन लिखना, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, आइडेंटिफाई द
electrophilic centers in the following in the following CH3 CH double bond O, CH3 CN and CH3I. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या होता है पहले समझना। हमें पता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी वो पॉजिटिवली चार्ज जगह को ही बोलेंगे, जहां पे कौन आके अटैक कर पाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है, यही दोनों तो आपस में अटैक भी कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इस जगह पर कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स पे। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स में। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स में। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करता है, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस लवर है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज लवर होगा। तो अब आपको बताना, देखो इन दोनों में देखो आप कार CH3 CHO, ये मत सोचना कि H के साथ डबल बॉन्ड बनी भी है ना, ये हमारा एक्चुअली में अगर मैं स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में H है, डबल बॉन्ड के साथ O है। तो हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चलेगा, जिससे आपके इस कार्बन को मिल जाएगा पॉजिटिव। तो आपका ये कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझ रहे हैं क्या? सेम यहां पर क्या होगा, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड, ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और CH3I में भी I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो सब में कार्बन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख लो पहले, फिर इसके बाद तीनों को बना देना। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, as a result of resonance, as a result of resonance in the above molecules, as a result of resonance in the above molecules, the carbon will be the electrophilic centers. The carbon will be the electrophilic centers. इन दोनों में तो होगा ना रेजोनेंस, इनके पास है ना अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, देखो CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बोले थे, याद है, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है। यहाँ पे भी देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, तो इन दोनों में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना लो। ये इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पर आप एक स्टार मार्क बना देना, इसको इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे एक स्टार मार्क बना देना। ये स्टार मार्क बता रहा है कि वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, हमारे उसमें क्या हो रहा है CH3I में, वहां रेजोनेंस नहीं होगा ना, क्योंकि वहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है। बट वहां क्या हो रहा है, I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उसके कारण पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो पहले ये दोनों बना लो, फिर उसके बाद ये बनाने के बाद इसमें भी लाइन लिखाऊंगा ना। क्या जानबूझ के आधा घंटा लेट आते हो क्या, कि आधा घंटा ही क्लास अटेंड करना पड़ेगा? आप हर बार ऐसा करते हो, क्योंकि कि आधा घंटा तो बच जाऊंगी कम से कम सर को झेलने से। ठीक है, ये बना लिया, ये वाला पहले, ये दोनों बना लिया। इसका रीजन रेजोनेंस हो गया, इसका रीजन नीचे लिखना। सिंस I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, since I is more electronegative than carbon, hence the negative charge is more dispersed towards iodine. Hence the negative charge is more dispersed towards iodine. More dispersed towards iodine.
hence CH3 carries a positive charge. Hence CH3 carries a positive charge. तो हमारा बन गया वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल खुद एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होगा, जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। और इसी का उल्टा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझ जाओगे ना, नेगेटिवली चार्ज वाले सेंटर्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखना। लिखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एक क्वेश्चन और लिखो। विच बॉन्ड इज मोर पोलार, विच बॉन्ड इज मोर पोलार in the following pair of molecules? Which bond is more polar in the following pairs of molecules? Which bond is more polar in the following pairs of molecules? पोलार मतलब क्या होता है, हमें पता है ना कि जैसे Cl और Cl के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, पोलैरिटी 0 है इसमें। पर वही HCl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये एक पोलार स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल पोलार होगा, चार्जेस ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों में ज्यादा पोलार कौन है। एक है आपका CH3 बॉन्ड H, ये तो मीथेन हो गया, अलग से बॉन्ड H बना दिया, हालांकि मीथेन है। एंड इसका दूसरा जो है वो है CH3Br। तो ऑब्वियसली आपका Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये आपकी ये वाली बॉन्ड ज्यादा पोलार होने वाली है। पहले सारे लिख लेते हैं, फिर आप एक एक करके तीनों बताना, तीनों के आंसर। फिर एक है आपका CH3NH2 एंड CH3OH, एंड थर्ड है CH3OH एंड CH3SH। ठीक है, अब देखो इस वाले में ये तो ठीक है, क्लियर है वाला, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, अपन ऐसा लिख देंगे। तो लिख लो पहले वाले में, तो कि पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सी बॉन्ड Br इज मोर पोलार, सी बॉन्ड Br इज मोर पोलार। उसका रीजन लिख लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज हायर देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज हायर देन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों में कार्बन तो है, दोनों में कार्बन है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फर्स्ट मोस्ट तो हमारा फ्लोरीन है, सेकंड में ऑक्सीजन आता है। जाहिर सी बात है कि सी बॉन्ड ओ में और सी बॉन्ड एन में से ये ज्यादा पोलर होगी, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो इसमें इसका भी आंसर लिख लो, इसका आंसर हो जाएगा आपका CH3OH इज मोर पोलर। CH3OH is more polar, इसका रीजन लिख लेंगे नीचे, since O is more electronegative than N, since O is more electronegative than N, since O is more electronegative than N। अगर आपको नहीं याद आ रहा है ना कि सेकेंड मोस्ट है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी याद रखो कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि पहले हमारा नाइट्रोजन आता है, बाद में ऑक्सीजन आता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी, क्योंकि डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो अगेन अगले वाले में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, दैट इज व्हाई CH3OH, अगेन ये यहां पे भी आंसर यही होगा, CH3OH इज मोर पोलर। उसका रीजन भी अपन क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, यहां ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, डन।
एक क्वेश्चन और लिखना, इन विच सी बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना, दूसरा बॉन्ड लिखना, इन विच सी बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2Br, ये हमारा कंपाउंड है, द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड, द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन कार्बन बॉन्ड में होगा, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन कार्बन बॉन्ड में होगा, बताओगे क्या? लास्ट वाले में है ना, 2 और 3। देखिए देखो, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव, इसको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये इधर वाले का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसको मिलेगा डबल पार्शियल पॉजिटिव, इसको मिलेगा ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। हमने पढ़ते समय इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है कि जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगेगा, 3 4 के बाद तो वैनिश हो जाएगा, है ना। तो लिखिए ना, पहले ये स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, ऐसा लिखना, C2 C3 बॉन्ड विल हैव लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, C2 बॉन्ड C3 bond will have least inductive effect, will have least inductive effect, will have least inductive effect, ठीक है, डन। देखो एक क्वेश्चन और, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO नेगेटिव, write resonating structures of CH3COO negative and show the movement of electron by curved arrows. Write resonance structures of CH3COO negative. एसिटेट आयन है हमारा, क्या है ये? एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड में से H प्लस निकाल दिया हमने तो क्या बचा? एसिटेट आयन। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही एरो बनाते हैं ना अपन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाने के लिए, शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व्ड एरोज की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर CH3T डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसा है ये स्ट्रक्चर। अब जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ही रखना, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे आप 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रखना, लाइक दिस। और 1 नेगेटिव लगाना है अपने को, है ना, 1 नेगेटिव आप लगा देना जहां पर आपकी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ताकि डबल बॉन्ड यहां आ जाए, तो उससे क्या होगा, यहां की डबल बॉन्ड उचक के इधर आ जाएगी, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, अरे ये दोनों में डबल बॉन्ड हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा डबल बॉन्ड से बीसी के हाथ हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो डबल बॉन्ड यहां भी बना सकता है। तो अब अपना स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, CH3C, अब ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, है ना, और इसके पास आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहां बचेगा 2 लोन पेयर, करेक्ट। इससे वापस ये बनाना तो क्या करोगे, इससे यहां आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ऐसा होगा तो ये बनेगा, ऐसा होगा तो ये बन जाएगा, समझे क्या? बना लो। तो ऐसे ही करते हैं अपन, लोन पेयर्स को अपन बना देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है लोन पेयर, यही चीज होती है रेजोनेंस में। हमने जो कल 5 6 स्ट्रक्चर बनाए थे वहां भी तो यही कर रहे थे, एक बॉन्ड खिसक के लोन पेयर बन रही थी, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बन रहा था।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखना। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ write the resonance structures of write the resonance structures of CH2 double bond CH single bond CHO, CH2 double bond CH single bond CHO, full stop. Indicate relative stability of indicate relative stability of indicate relative stability of the contributing structures, relative stabilities of the contributing structures. ठीक है, चलिए देखेंगे। यहां भी देखो आपके पास अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, तभी अपन रेजोनेंस बोल पा रहे हैं। सुन रहे हो कैसे? देखो ये डबल बॉन्ड है, सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड आ गई सी की, तो है अल्टरनेट डबल सिंगल डबल। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं हमारे? 2। अब देखो यहां कैसे होगा, ध्यान देना। ये जम करके इधर आया तो ये जम करके इधर चला गया, हो सकता है ये स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान देना। CH2 यहां कितनी बॉन्ड बची? सिंगल, और कार्बन का नुकसान हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज दे देना उसको, इलेक्ट्रॉन कम है ना उसके पास। फिर क्या आएगा? CH यहां आगे डबल बॉन्ड, ये CH तो CH ही रहेगा, यहां क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, और O के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। पर ये ऐसा ही क्यों हुआ? ये उल्टा भी तो हो सकता था, ये भी तो उचक के यहां जा सकती थी, फिर ये इधर जा सकता था ना। अरे हाँ है ना, अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हुआ, तो लेफ्ट मोस्ट कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिला ना। अगर डिस्प्लेसमेंट उधर होता तो इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज मिलता, वो भी तो पॉसिबल हो सकता था ना। तो क्या होगा उसका, देखो CH2 और पहले चलो एक एक बॉन्ड बना लेते, फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ होगा ना, एक सेकेंड, वो डबल बॉन्ड यहां थी ना, हाँ ऐसा है, ठीक है। अब ये अगर इधर गई, देखना इधर, तो ये उचक के इधर आएगी, होगा ऐसा। तो अब क्या होने वाला इसका, यहां आ जाएगा हमारा क्या, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी ना, और यहां आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। और बताओ ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, हाँ पहले बॉन्ड तो लगाने दो, और यहां आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बना स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2, और ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। इस तरफ इससे ये स्ट्रक्चर कैसे लेके आए, इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कराते गए, और ये स्ट्रक्चर में इसी स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन को अपन ने लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कराया। दोनों चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर बन गए, स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3। अब आपको ये तो ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने बोला ही था, उसके अलावा एक और पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि इन तीनों में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो पहले बना लो, फिर अपन लिख लेते हैं, जल्दी लिखो। ठीक है, अब चलो स्टेबिलिटी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखो पहले स्ट्रक्चर में कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल तो स्टेबल होता है। आयंस आर अनस्टेबल, इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, तो दोनों ही अनस्टेबल हैं।
इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। अब बात आती है इन दोनों की कि इन दोनों में भी कौन ज्यादा स्टेबल है तो दोनों अनस्टेबल, पर कौन सा थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कंपैरिजन करोगे। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज सही एटम में गया है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना। अभी अपन ने इतने बार यहाँ पीछे देखा कि हर बार नेगेटिव चार्ज किसके पास जा रहा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज जाता है। यहाँ पे बीआर के पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, है ना। फिर इसके पहले भी अपन ने यहाँ देखा था, यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो ये हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसके पास नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो सही है, क्योंकि उसमें हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगला सेकंड हमारा आ जाएगा ये, और थर्ड आएगा ये। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1, 2 एंड 3। जो अपन ने जिस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर बनाया है वही उनका स्टेबिलिटी का भी सीक्वेंस है। ठीक है, आप लिख लो पहले, फिर मैं इसका रीजन लिखवा देता हूं कि ऐसा स्टेबिलिटी अपन ने क्यों बोला। नीचे लिखो स्ट्रक्चर 1, आपने 1 2 3 दिया है ना नंबर। स्ट्रक्चर 1 इज मोस्ट स्टेबल। स्ट्रक्चर 1 is most stable. Structure 1 is most stable since both carbon and oxygen, structure 1 is most stable since both carbon and oxygen has an octet of electrons, उनका octet पूरा complete है, has an octet of electrons, and none of the atoms carries any charge. Octet of electrons and none of the atoms carries any charge. तो इसलिए 1 सबसे स्टेबल हो गया। अब बात करेंगे 2 और 3 के बीच में, तो फुल नेक्स्ट टाइम में लिखना स्ट्रक्चर्स 2 and 3, structures 2 and 3 both involve separation of charges. Structures 2 and 3 both involve separation of charges, and hence both are less stable. Full stop. Both are less stable than, first लिख देना, then 1. More are less stable, both are less stable than 1. Full stop. However, structure 2 is more stable than 3. Structure 2 is more stable than 3. Since it carries a negative charge, on the more electronegative oxygen atom. Since it carries a negative charge on the more electronegative oxygen atom and positive charge on the less electronegative carbon atom. Since it carries a negative charge on the more electronegative oxygen atom and a positive charge on the less electronegative carbon atom. Negative charge on the more electronegative oxygen atom and positive charge on the less electronegative carbon atom. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखो। हमने फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के बारे में तो लिख लिया कि 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, है ना। बट अपन ने कार्ब एनायन के बारे में इसमें कुछ बात नहीं करी, तो वो अपन नोट में लिखते हैं। नीचे नोट में लिखना, chemical species bearing a negative charge on carbon
chemical species bearing a negative charge on carbon, chemical species bearing a negative charge on carbon are called carb anions, are called carb anions, are called carb anions. Full stop. They are also classified as, they are also classified as, they are also classified as 1 degree, 2 degree and 3 degree. They are also classified as 1 degree, 2 degree and 3 degree carb anions, carb anions. तीनों का नीचे सिंबल भी लिख लेना, RCH2 नेगेटिव, RCH नेगेटिव, 2 R लग जाएंगे एंड तीनों में R है आपका एंड नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्ब एनायन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। समझ में आ रहा है तीनों में डिफरेंस? मतलब अपन को क्या देखना है कि नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे है वो और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो 2 कार्बन से जुड़े हैं, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो 3 और कार्बन से जुड़ा है। आर मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप, मिनिमम एक कार्बन तो लगाओगे ही ना आप। अकॉर्डिंगली 1 डिग्री कार्ब एनायन, 2 डिग्री कार्ब एनायन एंड 3 डिग्री कार्बन एनायन, ठीक है। और मिथिल वाला भी हो जाएगा CH3, आप उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ नहीं बोलोगे, है ना, ये मिथिल कार्ब एनायन कहलाएगा, ठीक है। चलो नीचे लाइन में लिखना, the stability of alkyl carb anion follows the order, the stability of alkyl carb anions the stability of alkyl carb anions alkyl carb anions follows the order follows the order, यहां उल्टा ऑर्डर है, जस्ट उल्टा। वहां 3 डिग्री वॉर मोर स्टेबल देन 2 एंड 1 डिग्री एंड मिथिल सबसे कम स्टेबल था, यहाँ पे मिथिल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे नीचे, फॉलोज द ऑर्डर, ऑर्डर लिख लेना। अब नीचे लिखो, नीचे रीजन लिखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, this can be explained on the basis of, this can be explained on the basis of inductive effect of the alkyl group, inductive effect of the alkyl group, inductive effect of the alkyl group। अल्किल ग्रुप क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट करता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो फुल स्टॉप करके लिखना, when an alkyl group is attached to a negatively charged carbon, when an alkyl group is attached to a negatively charged carbon, when an alkyl group is attached to a negatively charged carbon atom, negatively charged carbon atom of the carb anion, of the carb anion, it tends to release electron, it tends to release electrons towards that carbon, towards that carbon। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट करेगा ना, देखो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्जेस की तरफ और नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो उससे स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होने लगेगी। अब जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल है, बिकॉज 3 कार्बन होंगे तो तीनों कार्बन डोनेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, आपस में रिपल्शन होगा नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मिथिल में तो एक भी नहीं है, मिथिल कार्बाइन मैंने कहा लगा हुआ एक भी अल्किल ग्रुप, बट इसमें तो लगा ना एक अल्किल ग्रुप, इसमें 2 अल्किल ग्रुप और इसमें
3 अल्किल ग्रुप। तो क्या लिखा आपने लाइन कि when an alkyl group is attached to a negatively charged carbon atom of the carbanion, it tends to increase, yeah, it tends to release electron towards that carbon. Full stop. In doing so, और ऐसा करते हुए वो क्या कर रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है. In doing so, it increases the intensity of negative charge. In doing so, it increases the intensity of negative charge. In doing so, it increases the intensity of negative charge on the carbon. It increases the intensity of negative charge on the carbon and thus destabilizes the carbanion. And thus destabilizes the carbanion. Thus destabilizes the carbanion. Full stop. Last line. More the number of alkyl groups. More the number of alkyl groups. सबसे ज्यादा alkyl group किसके पास है? 3 डिग्री के पास, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथिल कार्बेनान के पास तो है ही नहीं कोई alkyl group अटैच. More the number of alkyl groups on the carbon atom. More the number of alkyl groups on the carbon atom carrying the negative charge. More the number of alkyl groups on the carbon atom carrying the negative charge, more would be the intensity of negative charge. More would be the intensity of negative charge. More would be the intensity of negative charge on the carbon atom. जितने ज्यादा alkyl group उतना ज्यादा negative charge यहां बढ़ता जाएगा, and less will be the stability. More would be the intensity of negative charge on the carbon atom and hence less will be the stability. पूरा लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं. More the number of alkyl groups on the carbon atom carrying the negative charge, more would be the intensity of negative charge on the carbon atom and less will be the stability. ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर अपन लिखे हैं. मिथिल सबसे कम रहेगा, तो ये ऑर्डर लिख लिया ना आपने, ऊपर लिखे हो ना ऑर्डर, बस ठीक है. ठीक है, तो ये सारे ना टर्म्स हमें पता होने चाहिए जब भी अपन कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, फिर कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे चैप्टर में. और फिर इफेक्ट्स अपन ने कितने पढ़े, ये तो 5 चीजें हो गई हमारी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फिर कार्बोकैटायन, कार्बएनायन एंड फ्री रेडिकल. उसके अलावा हमने जो इफेक्ट्स पढ़े उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, और थर्ड होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक भी है, मैं बात कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा है ज्यादा, है ना, कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो आपने देखा ना कि इन दोनों को तो अपन यूज भी कर रहे हैं, इन तीनों को यूज कर रहे हैं किसी ना किसी चीज के रीजन देने के लिए. अभी हमने देखा कि कार्बेनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड किया, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का आपने हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड किया, और रेजोनेंस तो होता ही है इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अभी तक के इस वाले पार्ट में. और इसके पहले वाले पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म ना, ये सब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है. अब जो एक पार्ट इसका चैप्टर का बच गया ना, वो है एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ध्यान से समझना, तो इसका टॉपिक का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये पता लगाना. ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो हो गई, हाइड्रोजन भी हो गई, पर उसके अलावा और भी तो एटम लगाते हैं ना अपन ऑक्सीजन लगाते हैं. अगर अल्कोहल है तो ऑक्सीजन होगा ना उसमें, एल्डिहाइड है तो ऑक्सीजन होगा, कीटोन है तो ऑक्सीजन होगा, हैलोजेंस वाले भी पढ़े अपन, हैलो एल्केन्स, राइट. तो ये सारे, नाइट्रोजन भी होता है माइंस में, नाइट्रो में, सल्फर भी होता है. तो ये सारे हमारे अलग अलग एटम है और सबके डिटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तरीके होते हैं. जैसे मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सा एक पाउडर दे दिया, बोलूंगा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसके अंदर क्या क्या है. नाम नहीं बताऊंगा, बोलूंगा बताओ इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. आपको मैंने जितना दिया है आप उसको पहले वजन कर लो कि सर ये W ग्राम है,
इसका वजन हमने कर लिया है सर। अब आपको बताना है कि कुछ कुछ टेस्ट कर करके कि सर इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। मैंने जो टेस्ट किया उससे पता चला मुझे, जैसे आप लोग वो पढ़ते थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करोगे, बाय पासिंग द लाइम वाटर टू दैट गैस, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो ये उसका टेस्ट था गैस का। हाइड्रोजन का गैस कैसे करते थे, बर्निंग मैस्टिक लेकर आते थे तो पॉप साउंड आता था। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की स्मेल से अपन टेस्ट कर लेते थे कि पंजेंट स्मेलिंग गैस है। H2S की रॉटन एग की स्मेल थी, उससे हम पता कर लेते थे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन कलर की गैस निकलती तो उससे हम पता कर लेते थे। इन द सेम वे यहां पे एलिमेंट्स को पता करने के लिए, यानी कि डिटेक्शन करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज कार्बन, या इसके कंपाउंड में कार्बन है, क्योंकि ये वाला टेस्ट ये दे रहा है। लाइकवाइज ऑक्सीजन का भी टेस्ट होगा, हैलोजन का टेस्ट होगा, सल्फर का टेस्ट होगा, है ना। तो ये सब एलिमेंट के अलग अलग अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्ट पढ़ने वाले हैं। उससे अपन क्या करेंगे, डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब क्या होता है, डिटेक्टिव का काम क्या होता है, पता लगाना, कि पता लगाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर एस्टिमेशन का मतलब होता है कि अमाउंट बताएंगे। एक बार आपने तय कर लिया कि आपके कंपाउंड में कार्बन है सर, हाइड्रोजन है, हैलोजन है, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करोगे। अच्छा, आपने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट भी तो किए होंगे ना, क्लास से अभी कर रहे होगे शायद, तो वहां पे प्रेसिपिटेट के कलर से पता लगा लेते हैं कि प्रेसिपिटेट का क्या कलर है, उससे पता लग जाता है कि कौन सा उसमें एनायन या कैटायन हो सकता है। जैसे आप लोग एक टेस्ट करोगे अभी 11th में ही, जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट, ना, वो नाइट्रेट का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है वो, नाइट्रेट आयन का, कि आपके कंपाउंड में नाइट्रेट आयन है कि नहीं, उसका नाम ही है नाइट्रेट आयन टेस्ट। तो क्या होगा, जब आप उस नाइट्रेट वाले कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपके टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, गोला ब्राउन कलर का। इससे ये फिक्स हो जाएगा कि उसके कंपाउंड में नाइट्रेट है। आप लोग अभी पढ़े भी होंगे शायद केमिस्ट्री में, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे, आप लोग को प्रैक्टिकल होता है कि नहीं केमिस्ट्री। टाइट्रेशन तो होगा ही, टाइट्रेशन तो करते हैं, और ये भी होगा ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये अलग अलग आयंस को पहचानने के लिए टेस्ट होते हैं। तो वैसे आप डिटेक्शन कर लोगे। एक बार आपको पता चल गया कि सर मेरे कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन है, बाकी और किसी का टेस्ट वो कंपाउंड दे नहीं रहा है, तो कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है सर, कंपाउंड में आपका सल्फर भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं, आपने सब टेस्ट करके देख लिए, तो सिर्फ इन्हीं टेस्ट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बाकी सारे रिजल्ट्स में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। समझ रहे हैं। तो अगला स्टेप होता है एस्टिमेट करना, कि एस्टिमेशन करके बताना कि आपके कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट हैलोजन है। ये होता है एस्टिमेशन। तो दो चीजें करने वाले अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपन, पहला डिटेक्शन करेंगे और दूसरा एस्टिमेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, हाँ पहले डिटेक्शन करेंगे ना कि ये है, तब तो एस्टिमेट लगा पाओगे, है ना। पहले डिटेक्शन किया जाता है, बाद में एस्टिमेशन किया जाता है कि वो है तो कितने हैं, है नहीं है वो डिटेक्शन से पता चलेगा, और अगर है पता चल गया है तो कितने हैं, उसका अमाउंट कितना है, परसेंटेज में निकालने के लिए अपन उसको एस्टिमेशन बोलेंगे। इससे तो शुरू में मैंने आपको कहा, क्या कहा था कि आपको मैंने कंपाउंड दिया था, आपने उसका वजन लिया तो सर W ग्राम आया, तो अब आप उस W से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आता जाएगा। मतलब जैसे इमेजिन करिए कि अगर आपका 100 ग्राम का 100 ग्राम दिया था मैंने आपको, आपने डिटेक्शन करके पता लगा लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन है, तो अब आपको परसेंटेज निकालना है तीनों का। तो मान लीजिए अगर कार्बन आपका 36 ग्राम होगा, 36 ग्राम, तो 36 डिवाइडेड बाय W इंटू 100 कितना आया, 36%। हाइड्रोजन आप बोले कि सर उसमें हाइड्रोजन का टोटल मास आ रहा है 12 ग्राम, तो 12/100 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना आया, 12%। तो आपके कंपाउंड में 36% कितने हो, क्या हो गए, कार्बन और 12% हाइड्रोजन। अब अगला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 36 माइनस 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसके लिए, 52% हाइड्रोजन है सर। समझ गए क्या। तो ऐसे करके अपन एस्टिमेशन डिटेक्शन करेंगे। एक एक करके पहले अपन कार्बन हाइड्रोजन की करेंगे, देन हमारा आएगा हैलोजन्स, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, फॉस्फोरस भी होता है हमारे कंपाउंड में, तो फॉस्फोरस, एंड एट लास्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबके लिए फॉर्मूला होता है निकालने का, एस्टिमेशन करने का अपन फॉर्मूला निकालेंगे, और डिटेक्शन करने के लिए रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको अपन, एस्टिमेशन डिटेक्शन। ठीक है, चलो थैंक यू।